एक न्यायमूर्ति और न्यायाधीश अपनी जिंदगी में रिटायर होने से पहले बहुत ऐतिहासिक फैसले देता है और आज एक बार फिर से एक ऐतिहासिक फैसला आया और उसके बाद न्यायमूर्ति और न्यायाधीश एक बार फिर से रिटायर हो गए हैं। बात जस्टिस की कर रहे हैं अशोक भूषण की, जो बुधवार को एक और ऐतिहासिक फैसला देकर रिटायर हो गए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस अशोक भूषण ने ही कोविड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ये आदेश किए हैं। वैसे तो जस्टिस अशोक भूषण 4 जुलाई को रिटायर होंगे, लेकिन वो आज ही छुट्टी पर चले गए हैं। यानी आज ही का दिन उनका आखिरी दिन था, आखिरी कार्य दिवस था। और बता दें कि आज ही सुबह जस्टिस भूषण की मां का देहांत भी हो गया है, इसलिए वो उनके अंतिम संस्कार में चले गए हैं, इसलिए वो छुट्टी पर गए हैं और अब 4 दिन बाद वो रिटायर भी हो जाएंगे। बता दें कि अब जस्टिस अशोक भूषण अपने रिटायरमेंट के दिन कोर्ट नहीं आएंगे। उनका अंतिम कार्य दिवस आज यानी बुधवार को ही मनाया गया। यहाँ चीफ जस्टिस और कोर्ट की सुनवाई में मौजूद अन्य जजों, न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने उनको विदाई दी है। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा है कि जस्टिस भूषण को उनके कई ऐतिहासिक फैसले देने और कई फैसलों में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही दिया गया कोविड पीड़ितों के आश्रितों को आर्थिक सहायता का फैसला हो या अयोध्या विवाद में दिया गया 5 जजों की विशेष पीठ का फैसला, आधार कार्ड पर विवाद हो या कोविड संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों का मामला, जस्टिस भूषण ने हर मामले में अपने न्यायिक समझ और सूझबूझ का प्रदर्शन दिया है और हर एक न्यायाधीश इस तरह की सूझबूझ का प्रदर्शन देता है। और आज एक बार फिर से जो न्यायाधीश है अब वो रिटायर हो गए हैं और अब आगे क्या उनका कार्यकाल रहेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शिशुपाल के साथ मैं मुस्कान, ANP न्यूज। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसका जो असर है वो आम जनता पर देखने को मिल रहा है। दरअसल अब दूध का रेट जो है वो भी बढ़ गया है, जिसके चलते सबसे ज्यादा बोझ जो है वो आम जनता को झेलना पड़ेगा। महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग। पहले कोरोना काल था, फिर लॉकडाउन में अब सैलरी नहीं आ रही थी, जिसके बाद अब महंगाई के नीचे आम जनता दबती जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर एक और बोझ बढ़ने लगा है। 1 जुलाई यानी गुरुवार से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। कल से ही देश के सभी राज्यों में नए रेट के साथ अमूल दूध मिलेगा। अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा और भी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अब महंगे हो गए हैं। यानी 1 जुलाई से दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में अमूल दूध महंगे दाम पर मिलेगा। करीब 1.5 साल के बाद ये ऐसा समय आया है जब अमूल की ओर से ये दाम बढ़ाए गए हैं। जानकारी ये भी है कि दाम लागू होने के बाद अमूल गोल्ड का दाम 58 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर अब दूध पे पड़ गया है और दूध जो रोजाना हम सभी इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन शिशुपाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अनूठी पहल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के बाद अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के छात्रों को हाई एजुकेशन की दिशा में और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने देश में सबसे व्यापक और समावेशी योजनाओं में से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का फैसला लिया है, ताकि उन्हें सुरक्षा मुक्त कर्ज प्राप्त हो सके। 15 साल की चुकौती अवधि के साथ मामूली वार्षिक साधारण ब्याज दर के तहत 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इस योजना में देश के अंदर या बाहर किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट या रिसर्च सहित तमाम सेकेंडरी लेवल से लेकर वोकेशनल कोर्सेज तक की एजुकेशन शामिल है। उन्होंने कहा कि लोन उन छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगा जो UPSC, PCS जैसी टॉप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं। ये IIT, IIM, NLUS और IAS, IPS यहाँ तक कि WCS और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अवेलेबल होगा। उन्होंने कहा कि ये कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है कि राज्य में किसी भी छात्र को पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय से वर्चुअल मोड पे योजना का शुभारंभ किया, जिसमें सभी शिक्षा विभाग और सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, पहले ही जो अपने घोषणा पत्र में, चुनाव से पहले ही अपने घोषणा पत्र में ममता बनर्जी छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प का वादा कर चुकी थी और अब इस क्रेडिट कार्ड के लॉन्च होने के बाद से जो छात्र हैं वो 10 लाख तक का लोन अपने हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। ANP के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
यहाँ पर कई नर्सें भी हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, स्टाइफंड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी? सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो स्टाइफंड है वो इस समय पर 3500 रुपये है, जिसमें हमारी कोई भी मांग मतलब पूरी नहीं हो पाती है। इसमें हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जो कि हमको दिन का 116 रुपये मिलता है, जो कि एक मजदूर से भी कम है। हम लोग जब अपनी हर परिस्थिति में सेवा प्रदान करते हैं तो हमारी मांग ये है कि हमको भी 18,000 स्टाइफंड दी जाए, जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। जब आपको रखा गया था, क्या बोलकर रखा गया था? कितने सालों में आपको स्थायी और स्टाइफंड बढ़ाने की आपकी बात की गई थी? हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को मतलब 3500 स्टाइफंड पे हम लोगों को यहाँ पे रखा गया था, पर 3500 रुपये में हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसमें हम किसी भी परिस्थिति में अपनी सेवा प्रदान करते हैं तो हमको अपनी स्टाइफंड बढ़वानी है। हमने अपनी ये मांग रखी है कि इतनी स्टाइफंड हमारी होनी चाहिए। लगातार मई माह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या लगता है अगर सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्टेप आप लोग? हम लोगों का मत ये है कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल पर हैं। ठीक है, तो लगातार देखिए यहाँ पर कोरोना काल की बात करें, हालांकि कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर अगर यह भी बात करें तो लगातार डॉक्टरों का विशेष योगदान कोरोना काल पे रहा है। 24 घंटे उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और इसके बाद सरकार ने हालांकि अभी तक जिसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो स्टाइफंड की बात हो, चाहे अस्थायी रूप से स्थायी रूप पर रखे जाने की मांग हो, इन तमाम मांगों को लेकर लगातार जो जूनियर डॉक्टर हैं, जूनियर नर्सें हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि सरकार ने अभी इन्हें किसी तरह का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन अभी इनकी मांगों को पूरा करने की कोई बात नहीं कही गई है, जिसको लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब ये बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इन तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं, जूनियर नर्सें हैं, लगातार साल भर से अपनी सेवाएं देते आए हैं, अब उनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर नहीं। एएनबी न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भिंड प्रवास पर आए हुए हैं और लगातार आज सुबह से ही कई पंचायत में गांव में जाकर विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ सामने खड़े हैं डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी। कितने आज पंचायत में विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है? लगभग 438 लाख रुपए का आज लोकार्पण करेंगे और इससे ज़्यादा कल करेंगे। लगभग 500 लाख रुपए हो गए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग लोकार्पण करेंगे, नए काम देंगे। अभी 8 सड़कें हम अपनी विधानसभा में इस कोरोना के संकट में भी हम सैंक्शन करा के लाए हैं। मिर्चौली एक बहुत प्रॉब्लम थी, वहाँ पे कई जगह करा के लाए हैं। इसलिए विकास के साथ साथ कोरोना से वैक्सीनेशन का संवाद हो जाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे। भिंड में अटेर का किला है जो काफ़ी प्राचीन है और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ काफ़ी उम्मीद है, इसके लिए क्या प्लान? चंबल महोत्सव या अटेर महोत्सव करके हम लोग प्लान किया है। हमारी इच्छा है, एक बार मैंने बहुत पहले जब MLA था 2008 में तब भी किया था, ऐसे प्लान करके उसको टूरिज्म की दृष्टि से कैसे और डेवलप हो सकता है, एक अच्छा कल्चरल कार्यक्रम करेंगे। जैसे खजुराहो महोत्सव चलता है, नौटा महोत्सव चलता है, आनंद महोत्सव चलते हैं, मालवा महोत्सव चलता है, ऐसे एक चंबल महोत्सव हम लोग करके और टूरिज्म को कैसे और अधिक हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे सामने खड़े थे भिंड सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया और वो बता रहे थे कि निश्चित ही भिंड के विकास कार्यों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ANV न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। झांसी जनपद के थाना बड़ागांव क्षेत्र में स्थित ग्राम बराटा में बने पंप हाउस पर आज रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने धावा बोलते समय पंप हाउस पर सो रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें वहीं पास में बने पंप हाउस पर बांध दिया। साथ ही साथ इतना ही नहीं, चोरों के द्वारा और भी उत्पात मचाया गया। उत्पात में चोरों के द्वारा पंप हाउस पर लगे CCTV कैमरों को तोड़कर उनके साथ लगे DVR को भी अपने साथ ले गए और बगल में लगे ट्रांसफार्मर को भी चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया। ट्रांसफार्मर को तोड़ने के बाद चोरों ने ट्रांसफार्मर के अंदर से लगभग 800 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल और लगभग 60 से 70 किलो तांबे के कॉइल अपने साथ ले गए, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि इस ट्रांसफार्मर में लगभग 800 लीटर तेल जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के लगभग है और तांबे की कीमत लगभग 1 लाख रुपए।
साथ ही साथ मौके पर रखी एक मोटरसाइकिल जिसको भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया। और जब इसकी जानकारी पंप हाउस पर रहने वाले इलेक्ट्रीशियन को हुई तो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा मौके पर आकर घटना का पूरी जानकारी लेते ही तुरंत नज़दीकी थाना बड़ागांव को सूचित किया, जिस पर मौके पर सीओ सदर, थाना प्रभारी निरीक्षक, अन्य अपने पुलिस बल दल के साथ आए और आगे की अग्रिम कार्रवाई बढ़ा दी। कैमरा पर्सन मुकेश झा के साथ विवेक राजौरिया, ANB न्यूज़ झांसी। मुंबई दहशतपुर के इसी इलाके में आज सुबह 10:30 बजे के आसपास एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग की घटना हुई है। घटना सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास हुई है। ओम साईं राज ज्वेलर्स नामक जो दुकान है उसमें 10:30 बजे के आसपास 3 लुटेरे स्कूटर से आए और अंदर लूटपाट के इरादे से घुसे थे, जहां राजेंद्र पांडे नामक शख्स जो मौजूद थे उनको जो है गोली मारकर लूटपाट करके फरार हो गए। फिलहाल मुंबई पुलिस अंदर जो है अब पंचनामा कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुंबई पुलिस अंदर मौजूद है दुकान के अंदर और लगातार ये चेक कर रही है, जांच कर रही थी कि जो लुटेरे आए थे उनका हुलिया खाता और कहां से आए थे, किस स्थिति में आए थे और किस परिस्थिति में उनको गोली मारी थी। फिलहाल आपको बता दें कि जो जिस शख्स की गोली लगी थी उनकी मौत हो गई है। उनके तमाम परिजन जो है यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम। सर जो फायरिंग की घटना हुई है कब हुई है, किस तरह से आपको जानकारी मिली? एक्चुअली ये सुबह की घटना है। मुझे 10:15 बजे मालूम पड़ा कि कोई गोली मार दिया है। तो हम जब आए तो इसके बाद एम्बुलेंस के साथ हम चले गए शताब्दी हॉस्पिटल, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। फिर मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना कौन सी थी और कौन है वो जो दुश्मनी साधे इस तरह से। जानकारी मिल रही है कि 3 शख्स जो है स्कूटर से आए थे और अंदर घुसे और सीधे तौर पर लूटपाट के बाद सीधी गोलियां उनको खोपड़ी में दाग दी। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लगातार आ रही है, मुंबई पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं का सोनी, ANB न्यूज़ मुंबई। पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर काफी गहमा-गहमी जहां एक तरफ पूरे जिले में है, वहीं दूसरे तरफ आज पुलिस ने एक व्यक्ति पर नामांकन के दिन बवाल के बाद NSA की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बता दूं कि देवरिया कोतवाली में नामांकन के बाद कुछ लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ। मुख्य आरोपी जो बनकटा क्षेत्र के रहने वाले हैं उन पर NSA की संस्तुति की गई जो मंजूर हुई है और उसके बाद एक कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग ने जहां राहत की सांस ली है और कार्रवाई को तेज की है, वहीं जिले में एक हड़कंप मचा हुआ है। तो निश्चित बता दें कि देवरिया में चुनावी सरगर्मी जहां तेज है, वहीं पुलिस का एक्शन भी तेज है। देवरिया से विशाल मिश्रा अपने कैमरामैन मुकेश के साथ, ANB न्यूज़ देवरिया। दिल्ली और लखनऊ की राजनीति गर्म करने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज गोरखपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नौसड़ पहुंचे चौराहे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया। उन्होंने निषाद राज डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। किसी भी कार्यकर्ता ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ज़्यादातर कार्यकर्ता बिना मास्क में ही दिखाई दिए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महानगर के शास्त्री चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो हैं और उत्तर प्रदेश में उनके समर्थन में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री बनने की मांग को लेकर डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब गोरखपुर के स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, योगी आदित्यनाथ जी और अन्य लोग बड़े पद पर मंचासीन हो सकते हैं तो मैं मछुआ समुदाय का बेटा हूं, मैं क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बन सकता हूं। गौरतलब है कि निषाद पार्टी इस बीच काफ़ी सुर्खियों में थी, क्योंकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली थी।
हम कहते बिहार का आरक्षण का मुद्दा खत्म हो रहा है, वहाँ खत्म करके एक लेटर भेज दिया आरजीआई ने, वहाँ वो बेचारे जाके आंदोलन करे, हमने उनको मदद करके उनको इस लायक बनाया, मदद किया है। वहाँ आ रहे हैं, मेरा 2017 में मदद हुआ, यहाँ भी मदद करेंगे। वो मैं कहता हूँ आज के दिन में हमारा समाज निषाद पार्टी गठन इसीलिए किया है कि सभी बिरादरी के लगभग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारा 18% वोट है। आज के दिन में गोरखपुर एक ये पावन धरती है, मछेंद्रनाथ की धरती है, गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है। यहाँ से कभी वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। एक मछुआरे का बेटा उप मुख्यमंत्री हो जाए, इससे बड़ी क्या खुशी है। ऐसी पावन धरती है। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। न तो किसी कार्यकर्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, न ही ज्यादातर कार्यकर्ता मास्क लगाए हुए थे। फिलहाल मीडिया का उन्होंने जो भी सवाल थे उनका जवाब उन्होंने गोल मटोल अंदाज में दिया। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस को हमने 70 वर्ष दिए हैं तो अभी बीजेपी को केवल 4.5 वर्ष हुए हैं। 24 घंटे में बहुत कुछ बदला जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो डॉक्टर संजय निषाद क्यों नहीं। हमें किसी भी पद की लालच नहीं है, लेकिन निषाद पार्टी के लिए आरक्षण जो मांग है उसके लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि आज एक बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस कारण कोरोना से मौत हुई है और यहाँ उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा कितना होगा ये केंद्र सरकार खुद तय करेगी। कितना दिया जाना चाहिए, कितना कम दिया जाना चाहिए, ये सब बातें केंद्र सरकार तय करेगी। आपको बता देते हैं कि यहाँ कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को केंद्र सरकार अब मुआवजा देगी। कितना देगी ये सरकार खुद तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ ये माना है कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, कोई बात नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो सके हैं उनका सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बताते चलें ये भी कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इधर याचिकाकर्ता द्वारा इसके अलावा याचिका में कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा किया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने से असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ ये कहा गया था कि ऐसा करना संभव नहीं है, इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। तो यहाँ साफ तौर पर कोविड से मौतों पर मुआवजा दे सरकार, इस बीच राशि जो है वो खुद सरकार तय करेगी। इस बीच आपको बताते चले कि जहाँ कोरोना के कारण कई लोगों की मौत हुई, कई लोग अनाथ हो गए, इस पर अब केंद्र सरकार मुआवजा देगी। कैमरामैन शशिपाल के साथ साधना बत्रा, एएनबी न्यूज। यूपी में एक और यूपी सरकार के द्वारा खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में भी खनन माफियाओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी अपने कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, जिससे कहीं न कहीं प्रशासन की मिली भगत की बात सामने आ रही है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जहां से 1.5 से 2 फुट का गहराई का खनन करने का काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 14 फुट का खनन किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि भू माफियाओं के द्वारा यह कार्य बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी में इस बात पर कैमरे के सामने क्या बोलते हैं या देखने वाली बात होगी, और इन पर खनन माफियाओं के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी यह भी देखने वाली बात होगी। एएनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। विधानसभा इलेक्शन नजदीक आते ही पार्टियां अपनी गतिविधियां बदलना चालू कर दिया है। आपको बता दें, सीतापुर जनपद के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष को पद से हटाने पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने जाके पार्टी कार्यालय में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके साथ में जो भी कार्यकर्ता सम्मिलित थे वो भी इस्तीफा देना चालू कर दिया है। आज के दिन 40 लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष का आरोप है कि हमें बिना
पूर्व में सूचना दिए बिना कारण मुझे हटाया गया है। हमारे साथ में जितने कार्यकर्ता जुड़े थे वो सभी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। इसके पहले जो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष थे आरपी सिंह, उनको राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। अब देखने वाली ये बात होगी क्या राष्ट्रीय लोकदल अपनी मजबूती पकड़ बना पाएगी क्षेत्र में कि ऐसे ही स्थिति बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज, सीतापुर। जनपद मैनपुरी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गौ मांस की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला थाना किसरी क्षेत्र के ग्राम कैदपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि अन्य जनपदों से कई लोग गौ मांस की तस्करी करते हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मुखबर की सूचना पर जाल बिछाकर उन तस्करों को आज गिरफ्तार किया है। वहीं गौ मांस तस्करी करने वाले युवक अपनी बाइक छोड़कर भाग गए थे, जिनकी बाइक के नंबर के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ अमर बहादुर सिंह का कहना है गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को एनएसए व गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, एएनबी न्यूज, मैनपुरी। मिर्जापुर जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक कर्मचारी को अनुशासनहीनता एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सेवा से मुक्त कर दिया। वही जिलाधिकारी ने बताया कि कई बार इनको कोई काम कहा जाता था, हर काम में इनका जवाब आ रहा था ना कि वही लगभग 4 महीने विभागीय जांच चली, लेकिन इनकी शिकायतें बराबर मिलती रही। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना पुलिस ने हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके साथ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चलें, डिलारी में रहने वाली सपना नामक युवती का एक फांसी के फंदे पर कुछ दिन पहले सब लटका हुआ मिला था, जिसमें परिवार में शोक की लहर थी और एक गांव में हड़कंप सा मचा हुआ था, जिसमें पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर के 2 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने सत्य जाँच कर और पीएम रिपोर्ट आने के बाद हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके साथ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। सीओ अनूप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सपना नामक युवती की हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उन दोनों अभियुक्तों के साथ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। एएनबी न्यूज, बाजिद अली, मुरादाबाद। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं और सरकार के मंत्री से लेकर के जिले के आला अधिकारी कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे उस समय खोखले साबित होते हैं जब जिले के कई वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन उपलब्ध न होने की बात लोगों के द्वारा कही जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा दिया गया है, लेकिन वो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। ताज़ा मामला जिले के ऊंचाहार CSC का है, जहां पर 4 दिनों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ के द्वारा वैक्सीन खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इस मामले में जब वहां उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर SK शर्मा से बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सुबह से चल रहा था, लेकिन वैक्सीन खत्म हो जाने के चलते वैक्सीनेशन अब रोक दिया गया है और दोबारा से जब वैक्सीन उपलब्ध होगी तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन ने आज पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इसका असर शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्सेज ने यहाँ पर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। नर्सों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हमने अपने जान और परिवार की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की है।
और हमारी काफ़ी दिनों से जो मांगें लंबे डली हैं, इसे शासन स्तर पर भी कई बार अवगत करा दिया गया है। बावजूद इसके अभी तक हमारी कोई भी मांगें शासन और प्रदेश स्तर पर नहीं मानी गई। वहीं नर्सों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जो नर्सेज स्टाफ में से जो शहीद हुए थे उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक अनुकंपा नियुक्ति और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जाए। अब आपको बता दें, देखने वाली बात यह है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या इन नर्सों की मांग पूरी की जाती है या यूं ही इन नर्सों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मैं कैमरामैन शागिर के साथ ANB न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक द्वारा अपनी ही पत्नी की अवैध संबंधों के कारण गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद सीधा हत्या करने के बाद युवक मऊरानीपुर थाना पहुंचा, जहां पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। पुलिस ने तो घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि आयु अपने परिवार के साथ रहता था और समाज में भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता था। बहुत ही सीधा व्यक्ति था, लेकिन मैं परेशान था। परेशान का कारण उसने कभी बताया नहीं, लेकिन उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़ झांसी।